हेलो फ्रेंड्स, आज की जो बातचीत है ये प्री रिकॉर्डेड है, पहले रिकॉर्ड किया जा चुका है। और हम अहमदाबाद विज़िट के दौरान विजय रॉय जी के स्टूडियो व उनके घर पर एक विज़िट किया था। तो ये आप देख रहे हैं उनका घर का एक वॉल, और ये बहुत ही सुंदर थ्रेड से किया हुआ काम है। ये उनकी डॉटर का पोर्ट्रेट है, ये उनके फादर हैं, ये उनकी मदर है, और ये आप देख रहे हैं नीचे उनकी वाइफ हैं। ये विजय जी का पोर्ट्रेट है। तो ये बहुत ही खूबसूरत काम है, आप देख रहे हैं। और थोड़ी ही देर में हम विजय जी से मिलने वाले हैं। और ये काम जो आप देख रहे हैं बहुत डिटेलिंग में किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज अहमदाबाद में विजय जी के यहाँ हूँ। तो विजय जी हमारे साथ हैं और हम थोड़ी देर में उनका स्टूडियो विज़िट करने वाले हैं। तो बाकी चीज़ें हम वहीं जाके बातचीत करेंगे। फिर मिलते हैं। बड़ौदा में मैं था तो मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई। उसके बाद मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा कि चलो अहमदाबाद चले जाते हैं। तो अहमदाबाद जाने के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास। तो मेरी बेटी 6 महीने की थी, उसका पिगी बैंक तोड़ के हम लोग अहमदाबाद आए थे। अहमदाबाद आने के बाद मैंने सर्च किया कि किसके पास काम मांगने जा सकते हैं। तब बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट थे जो अच्छे अच्छे काम कर रहे थे। उसमें से काफ़ी सारे दोस्त भी थे, लेकिन मैं दोस्तों के पास नहीं जाना चाहता था कि ऐसा नहीं हो कि दोस्ती और बिज़नेस दोनों, यानी उन लोग मेरे पे एहसान करके कोई काम दे। तो मैं तब है ना सर्फिंग करने के लिए बाहर जाना होता था साइबर कैफ़े में। तो वहाँ मैं सर्च करने जाता था। तो मुझे कुछ आता नहीं था, तो मैं बंदे को बाजू में बिठाता साइबर वाले को और बोलता भाई ये टाइप कर, और इंडिया के अहमदाबाद के कौन कौन से अच्छे आर्किटेक्ट है और अहमदाबाद बेस्ड कौन से अच्छे आर्किटेक्ट है उसका लिस्ट मेरे को निकाल के दे, उसके एड्रेस निकाल के दे। तो वो बंदा बहुत ही मस्त था, तो उसने मेरे को कुछ कुछ नंबर्स निकाल के दिए। तो मैं फिर वो नंबर्स और उनके एड्रेस लेके उनको मिलने जाया करता था। तो एक बाजू वो कारपेंटर और वो वगैरह बैठे हो, वही लाइन में मैं बैठता था। और जैसे जैसे लाइन में नंबर आता तो वैसे वैसे मेरे को बुलाते थे लोग। तो अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ इतना जमा नहीं मेरा। लेकिन अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा घर बन रहा था, तो मुझे पता चला कि यहाँ बहुत बड़ा घर बन रहा है। तो वहाँ मैं, तब मेरे पास बाइक हुआ करता था, बाइक में पेट्रोल डालने के भी पैसे नहीं थे। तो वो बच्ची का पिगी बैंक में से थोड़ा पैसा बचा था, वो उसमें रोज़ पेट्रोल डालता और ऐसे घूमने निकल जाता कहाँ कहाँ बन रहा है। सुबह सुबह, यानी मेरा रूटीन था, सुबह 5 बजे मैं घर से निकल जाता था। चाहे बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, सुबह निकल ही जाने का और कहाँ कहाँ क्या हो रहा है वो देखने का, वैसा करने का। तो एक बंदा जो वहाँ जो बड़ा घर बन रहा था, वहाँ पे एक असिस्टेंट आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर मेरे को मिला। बोले आप मेरा नाम मत देना, बट मैं आपको जो जगह बोलता हूँ वहाँ जाके आप जाइए, आपका काम बहुत ही सुंदर है, तो आपको काम मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई, तू मेरा भगवान है यार, तो तू मेरे को दे दे। तो उसने दिया। वहाँ मैं जाता था, वहाँ जैसे ही जाता था तो वैसे ही बहुत लंबी लंबी लाइनें होती थी। तो वहाँ पे कारपेंटर बैठा हो, पेंटर बैठा हो, कोई पर्दा वाला बैठा हो, तो सबकी लाइन में मैं बैठता। तो सबकी लाइन में बैठता तो यानी जैसे जैसे ही टाइम होता, और उनका एक टाइम था कि 8:30 बज जाते ना, तो 8:30 बजे जितने से बात हुआ बात ख़त्म, बाकी के कल आओ। तो
तो ऐसा चलता रहा, करीबन 1 महीना चलता रहा। मैं रोज़ उन लोगों की लाइन में जाके बैठ जाता। आखिर में एक दिन है ना, उन्होंने मेरे को देखा, ये चोटी यार रोज़ आता है यार, लगता तो बहुत अच्छे घर से लगता है, वो कारपेंटर वारपेंटर जैसा तो लगता नहीं है। तो उन्होंने उनके असिस्टेंट को बोला, वो चोटी आया ना तो उसको बुला लेना, सब जाए उसके बाद। तो जैसे ही मेरा टाइम आने वाला था, उन्होंने बोला आज क्लोज़। तो मैं बोला आज भी अपना काम नहीं होगा, चलो छोड़ो, जाते हैं। जैसे ही जा रहा था, बाइक कैसे स्टार्ट करने का सोच ही रहा था, इतने में उनका असिस्टेंट आया, सर आपको बुला रहा है। तो मैंने बोला क्या बात है, आज लॉटरी लग गया है, क्या बात है। तो मैं उनके पास गया, तो जो मैंने बड़ौदा में आर्किटेक्चरल्स और वो फैक्ट्री में जो काम किया था, ग्लास फैक्ट्री में, वो सब दिखाया। बोले यार तुम तो बहुत अच्छे घराने के लगते हो। मैंने बोला हाँ, मैं बहुत ही अच्छे घराने से थे, लेकिन आज हमारी परिस्थिति ऐसी है। फिर उन्होंने इंटरेस्ट लिया तो मैंने बताया कि ऐसा था, मैं बड़ौदा से वापस आया हूँ और मैं ऐसा काम करना चाह रहा हूँ। बोले यार तुम पे भरोसा कैसे करें, तेरा घर का नंबर? मैंने बोला नहीं है, मोबाइल नहीं है। बोले एक मोबाइल तो ख़रीद ले। मैंने फिर मोबाइल ख़रीदा, नंबर लिया, दिया। फिर उन्होंने बोला चल मेरे साथ। दूसरे दिन मेरे को साथ ले गए, ये घर पे ये काम करना है, ठीक है। मैंने बोला ओके। वहाँ से मेरा चल पड़ा। उन्होंने मुझे पहला काम दिया। काम देने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि मुझे यार काम करने के लिए जगह दो, जगह दो। किसी ने मेरे को जगह नहीं दिया। आखिर में ये जगह मैंने लिया तो ये रेंट पे था। तो मैं पर्टिकुलर ये स्टोरी इसीलिए सुनाना चाहता हूँ कि इससे मेरा लाइफ चेंज हो गया। और लाइफ चेंज इसीलिए भी हो गया कि ये जो फर्नेस है जो मैंने बनाया, वो बंदा भी इंटरेस्टिंग वो स्टोरी है। तो ये बंदे को पता चला कि विजय भाई अभी रोड पे आ गए हैं, तो ये फर्नेस बर्नेस नहीं है, उसको काम करना है। तो मैंने उसको फ़ोन किया जब जगह लेने के बाद, भाई मेरे को फर्नेस बनाना है। तो उससे पहले क्या होता था, मैं उसको कहीं जगह पे भेजता था कि भाई तू यहाँ जा, तो अपना फर्नेस का धंधा कर। वहाँ काफ़ी लोगों ने उससे फर्नेस भी बनाया। तो जब भी फर्नेस बनाता, बोले आपका कितना है, कितना रखूँ इसके अंदर? मैंने बोला यार तेरा नसीब है, तो अपने नसीब का कमा, मेरा क्यों, मेरे को इसमें पैसा नहीं चाहिए। तो वो मेरा नेचर जान गया था कि ये बंदा पैसे वैसे लेने वाला इंसान नहीं है। तो उसने ये किया कि विजय भाई आपको फर्नेस बनाना है? मैंने बोला हाँ मुझे फर्नेस बनाना है। तो बोले एक काम करो, आप मुझे पैसा दो। मैंने बोला पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ मेरे को आपको पैसा देना है। आप मुझे फर्नेस बना दो, मैं आपको हफ्ते हफ्ते से पैसा दूंगा। और वो बंदा मान गया और उसने मुझे हफ्ते हफ्ते से ये फर्नेस बना के दिया। और आज जो भी हूँ, ये मेरा हाथी है, उसकी वजह से मैं हूँ। और दूसरा कि मैंने बहुत सारे काम किए, करीबन 100 से ऊपर मैंने काम किए। 100 से ऊपर काम करने के बाद एक यहाँ का बहुत ही बड़ा अमीर इंसान आया मेरे स्टूडियो विज़िट करने के लिए। मैं उसका नाम बताऊंगा नहीं, क्योंकि तो वो इंसान आया और मेरे काम देखे, तो बोले विजय भाई इतने सारे काम कर दिए आपने? मैंने बोला हाँ। बोले क्या करने वाले हो? मैंने बोला एग्जीबिशन करने वाला हूँ। एग्जीबिशन करने वाले हो? बोले यार ये सब काम मैं खरीद लेता हूँ। मैंने बोला भाई मेरे को तो एग्जीबिशन करना है। बोले एग्जीबिशन में सब चीज़ बिक जाएगा? मैंने बोला वो तो पता नहीं मेरे को बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा। तो फिर भी सामने स्लम एरिया है, पहले मैंने वहाँ रेंट पे घर लिया था, क्योंकि कुछ था नहीं, तो वहाँ घर लिया था। तो
सामने ही घर था, स्टूडियो के सामने। मैंने बोला 2 मिनट दो, मैं मेरी वाइफ को पूछ के आता हूँ क्या करना है। तो मैं उनके पास गया, उनसे बैठा और बात किया। देखो अपनी परिस्थिति ऐसी है, बोले आपने कितना मेहनत किया है, आपको शो करना है, ये करना है। मैंने बोला सब बात सही है, लेकिन क्या करें, अभी वो सब काम खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है। तो बोले क्या करें, वो भी असमंजस में, मैं भी असमंजस में, करे तो क्या करें। फिर आखिर में सोचा कि काम दे देते हैं, दूसरा शो तो कभी भी कर सकते हैं। तो मैं आया, मैंने बोला हाँ बेचने के लिए तैयार हूँ। बोले ये जगह आपका है? मैंने बोला नहीं, रेंट पे है। तो बोले ऑनर का नंबर दो। ऑनर का नंबर दिया। मैं सारे स्कल्पचर ले जाता हूँ। मैंने बोला हाँ ले जाओ। भाव ताल कुछ फाइनल नहीं किया, ऑनर का नंबर दे दिया, स्कल्पचर ले गए, सब कुछ ले गया, घर उन्होंने सजा दिया मेरे काम से, सारे के सारे। एक स्कल्पचर मेरा यहाँ रहने नहीं दिया, और एक ग्लास का कोई आर्ट वर्क भी रहने नहीं दिया, सब ले गए। थोड़े दिन के बाद स्टूडियो के कागजात लेके आते हैं, ये आपका स्टूडियो हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत ही यानी टर्निंग पॉइंट था। मेरा खुद का स्टूडियो हो गया, मेरा फर्नेस हो गया। फिर धीरे धीरे वो भाई को काम करते गया, वैसे उसको मैंने फर्नेस के पैसे भी दे दिए। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि जो मेरे को ग्लास यूज़ करना था, जो स्पेशल आर्टिस्ट के लिए बना हुआ ग्लास है, सिस्टम 96 जिसको बोलते हैं, तो वो ख़रीदना है। वो ख़रीदने के लिए पैसा तो बहुत बड़ा चाहिए। फिर मेरे को और एक औलिया मिल गया, उसने मेरे को धीरे धीरे हेल्प किया कि आप ग्लास ले जाओ, मैं धीरे धीरे पैसे देना। वैसे कर के मैंने आज इतना ग्लास इकट्ठा कर दिया है कि मैं मेरा पूरा लाइफ यूज़ करूं, ग्लास को रोज़ फायरिंग करूं ना। ऐसे पर्टिकुलर एक दिन मैंने बैठ के ऐसे कैलकुलेशन किया कितना ग्लास होगा मेरे पास, तो स्क्वायर फीट के हिसाब से देखा तो मैं करीबन 20-30 साल तक ग्लास यूज़ कर सकता हूँ, इतना मेरे पास ग्लास हो गया है। सही है। लेकिन एक चीज़ है कि जब पानी पाँव नीचे आता है ना, तब पता चलता है कि हम फिसलने वाले हैं, संभलने वाले हैं। तो मुझे मेरी वाइफ ने जो हेल्प किया, मेरे पिताजी ने जो हेल्प किया, एक प्रोजेक्ट मिला था मुझे, बहुत बड़े बिल्डर का था, उसका कॉरपोरेट हाउस बन रहा था। उसका काम लिया था मैंने 3 लाख में, 10 लाख से तो ज़्यादा मैंने ग्लास तोड़ दिया था। मेरे पिताजी और मैंने सोचा था अभी सरेंडर कर दे। उसका 3 लाख रुपया आया था, वो भी मैंने खर्चा कर दिया था अभी काम तो। और मेरे पिताजी ने एक चीज़ मेरे को बोला था कि बेटा जबान है ना, चाहे हम पायमाल हो जाए, यानी पैसे बिना के हो जाए, लेकिन अपनी जबान तो रहनी चाहिए। तो उस हिसाब से सोच के मैंने बोला लाओ मेहनत करते हैं। तो मेरे पिताजी और मैं रोज़ फायरिंग करें और रोज़ फर्नेस में वो कांच टूट जाए। क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता था। रोज़ मेहनत करते हम दोनों इसी में। मेरे पिताजी मेरा इतना हेल्प करते, ला बेटा मैं तेरे को ग्लास साफ कर देता हूँ। यदि यानी ये फर्नेस में ऐसा है ना कि छोटा सा भी आवाज़ आ जाए ना, तो मेरे कान इतने खतरनाक हो गए, काम गया। यानी मैं समझ जाता था कि काम गया। तो इसके व्यू में से देखता तो एकदम काम सारे टूट गए होते। रीज़न क्या होता था उसमें? वो टाइम ऐसा था ना कि इसमें मॉइस्चर्स बहुत थे और नया नया फर्नेस बना था, तो मुझे जो टेम्परेचर पे ले जाना था तो उससे पहले ही टूट जाता। और उसमें मैंने कुछ केमिकल्स यूज़ किए थे, वो केमिकल्स का प्रॉब्लम्स था उसमें।
तो उसकी वजह से टूट जाता था। लेकिन आखिर में टच वुड मैंने ये काम ख़त्म किया और बना के दिया उसको। आज भी उसकी जगह पे मस्त लग रहा है। तो यानी दूसरा एक चीज़ है कि मुझे काफ़ी, जिसको मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरे गॉड फादर है एक इंटीरियर डिज़ाइनर, उन्होंने बोलना सिखाया मेरे को, कैसे बोलते हैं, कैसे क्लाइंट से बात करते हैं, कैसे अपना चीज़ बेचना है। उन्होंने मुझे उनका एक किस्सा सुनाया था कि वो भी मेरी तरह अहमदाबाद में आए थे और यहाँ की बहुत बड़ी कंपनी में जाके उन्होंने इख्तियार दिया था कि एक सेल्स पर्सन चाहिए। तो वो भी मेरी तरह सेल्समैन की जॉब लेने के लिए गए थे। तो वहाँ देखा तो सारी लड़कियाँ ही लड़कियाँ थी, वो अकेले एक मेल इंसान थे। तो सब ने उसका इंटरव्यू लिया, यानी लड़कियों का ले लिया, लास्ट में उनका नंबर आया। तो वहाँ के ऑनर ने उनको बोला कि सॉरी हमने सिलेक्ट कर लिया है और हमको तो लड़की चाहिए सेल्स पर्सन में। तो उन्होंने बहुत छोटा सा एक जवाब दिया था कि आपको सेल्स से मतलब है या मेल फीमेल से मतलब है। तो ये वर्ड पे उनको वो इंसान ने रख लिया था और वो कंपनी को उन्होंने इतना बड़ा बनाया और वहाँ के लोगों से कांटेक्ट बना के आज वो बहुत ही बड़े, यानी अच्छे, उस टाइम के अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर हुआ करते थे वो। तो उन्होंने मेरे को ये सिखाया कि आपको बोलना कैसे है, मार्केटिंग कैसे करना है। इंसान है, इंसान से तो गलती होती रहती, उनसे भी गलती होती थी। उनको पता था कि आज क्लाइंट के वहाँ मीटिंग में जाएंगे तो बोलेंगे ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। तो वो इंसान से रिलेशन कैसे डेवलप करने का वो उन्होंने मेरे को सिखाया। वो जाके ही ऐसे, यानी गुजराती में वो ऐसे बोलते केम छो, આજે તો બહુ સરસ લાગો છો, આજે તો બહુ સરસ શર્ટ પહેરે છો, મારા માટે લેતા આવજો ને। तो वो क्या है कि ऐसा बोलने से वो एकदम क्लाइंट है ना एकदम नीचे आ जाता है, यार ये तो इतने बड़े इंसान, बुजुर्ग इंसान, और मेरे से ऐसा बोलते हैं कि यार शर्ट बहुत है यार, इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे देता है। तो एकदम उसका टेम्पर जो है ना वो एकदम डाउन हो जाता और बोले यार हंसी हंसी में बोलो शू प्रॉब्लम है। तो बोले कुछ नहीं, ये मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो वो संभाल लेते, बोले हाँ चलो ऐसा ऐसा कर ले, थोड़ा तोड़ना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। मैंने उनसे एक और चीज़ सीखा कि लोगों से पैसा कैसे मांगते हैं, कैसे अपने आप को बेचते हैं, कैसे पैसे निकाल सकते हैं। तो एक मार्केटिंग चीज़ उन्होंने मेरे को सिखाया। फिर मेरा भी ऐसा हो गया कि जो भी क्लाइंट मिलते उनसे मेरा रिश्ता है ना एकदम घरेलू जैसा हो जाता। आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट के साथ भी मेरा रिश्ता, यानी जब मेरा इतना ग्लास के अंदर डेडिकेशन देखते, इतना अच्छा काम देखते, तो वो भी लोग मुझे रिस्पेक्ट करने लगे थे। कोई साइट पे जाऊं, कहीं कुछ भी जगह पे जाऊं तो मुझे यानी उनकी पर्सनल पार्टियों में इनवाइट करने लगे। क्लाइंट के साथ इतने अच्छे रिलेशन हो जाते तो उनके घर के कोई फंक्शन हो, शादी हो, रिंग सेरेमनी हो, बेबी शावर हो, उसमें मेरे को इनवाइट करते हैं कि यार विजय भाई तो होने ही चाहिए, रॉय तो होना ही चाहिए, रॉय होगा तो मज़ा भी आएगा। और पता नहीं मेरे जीवान पे क्या सरस्वती है पता नहीं, लेकिन मेरे साथ अच्छे रिलेशन हो जाते थे जितने भी क्लाइंट्स है, आर्किटेक्ट्स है। आज भी बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट मेरे दोस्त हैं। और मैं जितने भी यानी कमाने के बाद भी काफ़ी बार मैं अपनी ख़राब परिस्थितियों में आया हूँ, तो वही दोस्तों ने ही मुझे संभाला है, मुझे सपोर्ट किया है। रोई चिंता क्यों करता है, काम ही करना है ना, काम तो हम कहीं से भी कर ले लेंगे, कहीं भी कुछ कर लेंगे। तो मुझे कभी गिरने नहीं दिया है। आज ऐसा बोले कि
मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब मैं अहमदाबाद में आया था तब एकदम सीनियर लोग थे आर्किटेक्ट, उनके जूनियर जो आज है वो भी इतने अच्छे दोस्त थे, इतना अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं मेरे को, और मेरे साथ यानी एक बड़े भाई की तरह मेरे को पेश आते हैं। उनके प्रॉब्लम्स मुझे को बताते हैं, मैं उनको अपना प्रॉब्लम्स बताता हूँ, और लगता नहीं है ऐसे कि ये कोई और दोस्त है, ऐसा नहीं। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैं कुछ प्रॉब्लम में आ गया तो मेरे आवाज़ से उनको पता चल जाता है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो लोग मेरे को मिलने के लिए आ जाते हैं, पैसे लेके आ जाते हैं, ले भाई तू पैसा ले और अपना काम कर। टचवुड आज तक 1-2 पर्सन है जिससे मैंने पैसा लिया है, लेकिन पैसे के मामले में मैं बहुत क्लियर रहा हूँ, तो मैंने कभी किसी से ऐसे ज़्यादा पैसे नहीं लिए। बट जो बोलते हैं ना कि एकदम भाई जैसे, भाई भी बाद में आए लेकिन वो आके पहले खड़े रहे हैं, ऐसे भी मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी हेल्प किया है। और आज भी मेरे आर्ट लेवल में भी जो दोस्त है वो भी काफ़ी बार बोलते हैं कि यार तेरे को बहुत ही यार कम समय में आपने इतना सारा कर लिया है, तो उसका राज क्या है। तो मैं वही बोलता हूँ कि मैंने रात दिन कभी नहीं देखा, खाली मेहनत किया है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मुझे एक मेरा मीडियम ग्लास होने की वजह से मुझे आर्टिस्ट नहीं गिना काफ़ी लोगों ने। तो वो तो ये तो बोलते हैं वो तो बारी झापानो काम करवा वाला छो ने। तो मैंने बोला यार बारी झापा का काम करने वाला मैं नहीं हूँ। काफ़ी सारे आर्टिस्ट भी मेरे को टोने मारते थे, ऐसे ताने मार के बोलते थे कि टॉन्ट में बात करते थे, यार तू आर्टिस्ट कहाँ है यार। तो मैंने बोला ठीक है, एक्सेप्ट करता था, लेकिन मैं उनको बोलता था एक दिन बन के दिखाऊंगा मैं। और जब मैंने शो किया तो लोग देखते रह गए कि यार इतना काम किया है, और ग्लास के अंदर इतना वैरायटीज़ में काम किया था। कोई मैंने ग्लास का ऐसा कोई टेक्निक नहीं होगा जिसमें मैंने काम नहीं किया, जैसे ब्लो, और पर्टिकुलर देखे तो मेरा फ्यूज़ ग्लास में अच्छा मेरा पकड़ है। तो उसके अंदर मैंने बहुत सारा काम किया, उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ में यानी बहुत सारे टेक्निक्स में काम किया मैंने। तो लोगों को दिखा है कि ऐसा हो सकता है, और इसको ग्लास, और एब्रॉड में बहुत सारे लोग हैं जो ग्लास आर्टिस्ट है, आप इंडिया में क्यों नहीं आप एक्सेप्ट करते। वो स्कूल वाला तब से मेरे दिमाग में जहन है, मेरे जहन में एक चीज़ पड़ा है कि टचवुड ये मेरा लाइफ का लास्ट ड्रीम है, ऐसा बोल सकते हैं। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं एक ग्लास स्कूल बनाऊंगा जिसमें बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। ग्लास में काफ़ी आर्टिस्टों को काम करना होता है लेकिन नहीं कर पाते, काफ़ी बहुत सारे गए हैं। मेरे से काफ़ी लोग सीख के भी गए हैं, जिसको मैंने ही और बताया कि भाई आप यहाँ जाओ, यहाँ पढ़ सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैंने सिखाया, मेरे स्टूडियो में आके काम किया है। तो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मुझे एक ग्लास स्कूल बनाना है, और बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का एक ग्लास स्कूल बनाना है, और उसको बनाने का प्रोसेस अभी मेरे दिमाग में चल रहा है। काफ़ी कागजात बना रहा हूँ। शायद मुझे किसी से यानी सरकार से भी ये मदद नहीं मिली तो मैं कुछ भी करूँगा, मेरा जितना भी कमाया हुआ सारा बेच दूंगा, लेकिन मैं ग्लास स्कूल बनाऊंगा, इतना मेरे दिमाग में एक चीज़ पड़ा हुआ है, ज़रूर करूंगा वो। आर्ट विलेज के विषय में भी बताइएगा कुछ। हाँ, आर्ट विलेज का एक मेरे पहले क्लाइंट थे, अभी मेरे बड़े भाई हैं, और उनको आर्ट में काफ़ी रुचि है। तो हम ऐसे ही मिला करते थे,
और बात किया करते थे। एक दो बार वो भी स्टूडियो पे आए, देखा, बात किया, तो मैंने आइडियाज़ दिए। जैसे बड़ौदा में आर्ट विलेज है, वैसा आर्ट विलेज बनाने का एक आइडिया दिया, तो उनको बहुत ही पसंद आ गया। तो हम एक आर्ट विलेज भी बना रहे हैं, डामरी करके एक जगह है जहाँ डांडी रोड बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे एक बनाने का हमारा प्लान है और काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हालात की वजह से अभी वो प्लान चल ही रहा है। ऐसे तो 2020 में हमारा पूरा करने का प्लान था, लेकिन ये कोविड वगैरह सब की वजह से और काफ़ी सारे और प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे जीएसटी आया, काफ़ी सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो वो सब की वजह से ये नहीं हो पाया है। लेकिन टचवुड बहुत जल्दी हो जाएगा। उसका एक क्या बोलते हैं कि ब्लूप्रिंट है, उसका एनिमेशन किया हुआ है, कैसा बनेगा, तो पूरा यानी किसी को दिखाता हूँ तो एकदम इंटरेस्टिंग है। और मेरे जो बड़े भाई हैं, जो मेरे क्लाइंट थे, उनको भी आर्ट में ऐसा रुचि है कि, और मैं जो भी बोलता हूँ कि ऐसा चीज़ अपने को लेना है, ये अपकमिंग आर्टिस्ट है, उसको हेल्प करना है, तो वो भी करते हैं। जैसे अभी आप मेरे स्टूडियो में ये सारी फ्रेम्स देख रहे हैं, तो मेरा एक माटी आर्ट फाउंडेशन करके है, उसमें हम लोगों ने मेरे एक अच्छे आर्किटेक्ट दोस्त हैं, उन्होंने माटी आर्ट फाउंडेशन में एक शो किया। उससे जो पैसा जनरेट हुआ है, उससे हमने कोविड में बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया। जिसको पैसा नहीं था, खाने का प्रॉब्लम्स था, उसको हमने हेल्प किया। ऐसा नहीं कि पैसा देने के बाद उससे कुछ काम लेने का, ऐसा कोई नहीं। चाहे क्राफ्टमैन हो, उसको हेल्प किया है। हम लोग और भी सोच रहे हैं कि माटी आर्ट फाउंडेशन खाली आर्ट के लिए नहीं होना चाहिए। कोई यदि बच्चा हमको मिल गया कि जिसको जो पढ़ नहीं रहा है, बाहर कहीं काम कर रहा है, उसको अच्छे स्कूल में डालने का, हमने तो यहाँ तक सोचा है कि हम कोई सरकारी स्कूल हो उसको एडॉप्ट करेंगे, हर साल बच्चों को एडॉप्ट करके उसको एजुकेशन पर्पस से हम पढ़ाएंगे। उससे पहले हमने एक लड़की को सीए बनाया है, एक लड़की डॉक्टर बनी है, आज एक लड़की कनाडा है, एक लड़का है वो भी सीए बना हुआ है, एक लड़के को यानी शादी का प्रॉब्लम था, उसकी बहन की शादी, तो उसमें हमने हेल्प किया है। लेकिन ये सब तो है, लेकिन पर्टिकुलर हमारा एम एजुकेशन पर्पस से है, ज़्यादातर आर्टिस्टों के लिए, इसीलिए क्योंकि वो क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, तो आर्टिस्टों की परिस्थितियाँ हमको पता है। काफ़ी अपकमिंग आर्टिस्ट होते हैं, जैसे कि मेरा बात करूँ तो मैं 2 रुपया लेके बड़ौदा जाता था, 20 किलोमीटर चल के जाता था और अपना जॉब करता था। तो ये सब मैंने चीज़ें देखी हुई है, तो वो हिसाब से मैं सोचता हूँ कि आर्टिस्ट को ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आर्टिस्टों को हेल्प होना चाहिए, इसीलिए हम उसके पीछे काम कर रहे हैं। और टचवुड मेरे आर्किटेक्ट दोस्त ऐसे हैं कि आंख बंद करके मैं बोलूँ ना कि मैं ये कर, मेरे को कभी पूछा नहीं है पैसे का क्या क्या हुआ क्या नहीं, उनको मेरा आंख बंद के भरोसा है। तो रॉय आप जो भी करोगे ना अच्छा ही करोगे, कभी 1 रुपये का मेरे से हिसाब नहीं लिया आज तक। लेकिन मेरा एक नेचर है, मैं बोल देता हूँ इतना पैसा है, इतना पैसा मैंने यहाँ यूज़ किया, मेरे को ये करना है। बोले आपको जो करना है करो, आपको जो करना है करो, आप कुछ भी करो, हमको मत पूछो, हमको आप पे विश्वास है। मैं काफ़ी जगह पे कुछ चीज़ें जैसे गैजेट है वो ला के दे देता हूँ, कोई जगह पे कुछ चीज़ का ज़रूरत है तो उसमें से वो फंड में से हम यूज़ करते हैं। जैसे फाइन आर्ट्स है दूसरी जगह, और फाइन आर्ट्स में तो क्या होता है कि वहाँ के बच्चों के कुछ काम भी मैं खरीद लेता हूँ,
कि भाई चलो कोई जगह है तो वहाँ पे आर्किटेक्ट दोस्त है, उनको बोलता हूँ कि इनके काम यहाँ पे अच्छे लगेंगे, तो वो लोग इस तरीके से भी हेल्प करते हैं। माने ये सब अभी चल रहा है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। यानी ऐसा कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों को हेल्प किया है। और हर साल हम लोग, और एक चीज़ है, दूसरा एक आर्किटेक्ट दोस्त है, उसको मैंने बोला है कि भाई तेरे को हर साल जो अपकमिंग आर्टिस्ट है उसका शो करने का। तो अहमदाबाद में हर साल वो 5 से 6 बच्चे का ग्रुप शो करता है। तो ये करीबन 7-8 साल से चल रहा है, और उसमें से जो काम बिके वो उसका 1 रुपया किसी को नहीं लेने का, यानी जो जिसका बिका है उसको ही दे देने का। गैलरी से लेके पीआर तक का जो भी खर्चा है वो बंदा उठाता है। तो वैसे ही हम भी करते हैं कि हम भी ऐसे 2 शो करते हैं, इसमें अपकमिंग आर्टिस्ट को लेते हैं और उसका काम बेचते हैं। काफ़ी सारे ऐसे अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनके काम भी हमने गैलरी में से बेचे हैं। जो भी पैसा है 1 रुपया नहीं लेने का, उसको सेम टू सेम क्लाइंट मिलवा देने का, भाई ये क्लाइंट ने आपका लिया है, उससे आप ले लो, बात ख़त्म करो। हाँ, लेकिन हम इतना ज़रूर बोलते हैं कि क्लाइंट अच्छा हो, पहचान वाला हो, तो उसको बोलते हैं कि आप जो भी थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो सकता है और आपका आगे का भविष्य में आप अच्छे काम कर पाओ, उसके लिए आपको पैसा मिलता है तो आप करो। खाली इतना बोलते हैं हम लोग, किसी को दबाव में दे के नहीं आप इतने में ही दे दो, ऐसा नहीं, आपका मर्जी है, आप उतने में दे दो। ऐसे हम काम करते हैं। और ऐसा अच्छा है कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, उनकी वजह से ही ये सब होता है। दोस्तों का सपोर्ट तो चाहिए। और मिलते भी हैं ऐसे। मुझे तो दोस्तों का सपोर्ट ही मिला है। मेरे यानी मेरा बॉन मैरो है, एक भी हट जाता है तो मेरे को ऐसा लगता है क्यों गया। और ऐसे देखने जाओ तो अहमदाबाद के मार्केट में और गुजरात के मार्केट में कभी कभी कॉम्पिटिटर भी रहे, लेकिन सब साथ में बैठ के बात भी करते हैं, खेलते भी है। लेकिन बिजनेस एक अलग चीज़ है और दोस्ती अलग चीज़ है। और दोस्ती में क्या होता है कि रॉय तू उसका काम करता है तो मेरा काम नहीं करने का, ऐसा नहीं। मेरे पास भी काम है, तू रोया, वो बोलता है मेरे पास भी आ। यानी सबके साथ एक समान दोस्ती है। जैसे आंख होती है तो एक आंख को अच्छा और दूसरी आंख को बुरा नहीं बोल सकते, वैसे ही वो मेरे दोस्त है। तो सबके साथ ऐसे काम चलता है। लेकिन हाँ, कुछ दोस्त इतने नज़दीक है जो मेरे आत्मा को समझते हैं, मेरे को खुद को समझते हैं। कभी हमने कहीं जगह पे स्कल्पचर बनाया और मेरे से गलती हो गया, या कोई कम्युनिकेशन गैप से कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो कोई चीज़ बना के हुआ नहीं बिका, तो बोले रॉय कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कहीं अपने और सेट करके और अच्छी डिज़ाइन करके और उसको अच्छा आप कर सकते हैं, आप रखो उसको। उस वक्त पे ऐसा लगता है कि यार ये अपने माथे पड़ा है, ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा पता नहीं, लेकिन उन लोगों के जहन में होता है कि ये रॉय के पास पड़ा है और वो हमको बेचना है, तो वैसे भी हेल्प करते हैं। और ऐसा नहीं कि यानी थोपना है किसी क्लाइंट को भी बोलते हैं कि ये चीज़ पड़ा है, यदि आपको पसंद है तो अपने देख सकते हैं। तो एक प्योरिटी है सब में। तो वो, और काफ़ी लोगों को मैं तो बोलता हूँ, मैं ग्लास में काम करने से मैं ग्लास जैसा हो गया हूँ, एकदम ट्रांसपेरेंट हूँ। जो भी बोलना है मुंह फाड़ बोल देता हूँ, ठीक है। मेरे को कुछ गलत लगता है तो भी मैं बोल देता हूँ सीधा। कोई भी आर्किटेक्ट हो, यानी काफ़ी बार मुझे प्रॉब्लम भी हुआ है इससे लेके, क्योंकि मैं सीधा बोल देता हूँ। मेरे को यदि आपके काम में कुछ लगा तो मैं सीधा आपको बोल दूंगा, फिर मैं ऐसा सोचूंगा नहीं कि मेरे को आपको अकेले में बात करना चाहिए था। यदि आप डिस्कशन करने के लिए 10 लोगों को बुलाया है और वहाँ मेरे को भी बुलाया है, तो मैं खुले में डिस्कशन करना ज़्यादा पसंद करूँगा। हाँ, मैं आपको अकेले में भी बताऊँगा, लेकिन यदि आपने मुझे पर्सनली बुलाया है कि आप आज डिस्कशन है और बोलो, तो यदि मैं आपको जानता हूँ और आपके काम में मुझे कुछ अलग लगता है, तो मैं सीधा बोल देता हूँ कि भाई यहाँ मुझे आप गलत लग रहे हो, कि आपका यहाँ कुछ और प्रोसेस में आप शायद होता है नहीं, वो ट्रांसपेरेंसी होनी ज़रूरी है। और काफ़ी आर्टिस्टों के साथ होता है कि करते करते कुछ और बन जाता है, बिल्कुल। और होता है ऐसा।
तो ऐसे भी काफ़ी सारे बार हुआ है, तो वो भी मेरा एक माइनस पॉइंट मुझे कभी कभी लगा, लेकिन मैं मेरा नेचर चेंज नहीं कर सकता। हाँ, मैं कलरफुल हूँ, मस्ती वाला इंसान हूँ, लेकिन क्लियर हूँ, मुझे जो बोलना है वो तो मैं बोल ही दूंगा। जी, बड़ौदा से अहमदाबाद का ये कितने साल का ड्यूरेशन है जब आप यहाँ शिफ्ट हुए? ये मेरे 10-12 साल का सफ़र है। उसमें भी मैं मेरी वाइफ के साथ बैठ के बात करता था कि भाई पहले क्या करें, पहले स्टूडियो करें या घर करें। तो वो ऑलवेज़ मेरे को बोलती थी कि पहली शादी तो आपने ग्लास के साथ की है, फिर मेरे साथ की है। पहले आप आपका स्टूडियो बनाओ, क्योंकि हर बार मैं कुछ ना कुछ यार ड्राइंग ग्लास के लिए करता रहता, उसके साथ बैठा हूँ तो बात भी करते करते कुछ करता रहता। सॉरी। तो वो मेरे को इतना अच्छा समझती थी, तो बोले पहले तो आपका स्टूडियो होना चाहिए, फिर घर तो हम कभी भी बना लेंगे, टच वुड बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे। तो पहले स्टूडियो बना, और यानी आपके दिमाग में एक चीज़ रहता है ना कि एक महीना आएगा, महीने के ये तारीख को आपको स्टूडियो का रेंट देना है, ये देना है, तो उससे आपको एकदम पूर्ण विराम हो गया। तो आपकी जब जगह पे बैठते हो ना, तो आपको यानी आपका माइंड क्लियर है, आपको यानी इतने प्रॉब्लम्स नहीं होंगे कि यहाँ आपको सोचना है ये करेंगे वो करेंगे। आज ये मुकाम पे तो है कि हम अपना काम बेच के कुछ न कुछ कर पाएंगे, उसमें हमारा गुजारा तो चल जाएगा। तो बाकी के जो टेंशन है ना, वो पहले से ख़त्म हो गए मेरे। तो मेरी वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, मेरे पिताजी का, ये दोनों मेरे कंधे हैं। और आज एक कंधा नहीं रहा मेरे पास, लेकिन हाँ उनका आशीर्वाद है मेरे पास, तो चलता रहता है। विजय भाई, जैसे आप काम कलेक्ट करते हैं तो इसका मोटिवेशन आपको कैसे मिला, और दूसरा कि आप कितने लोगों का काम अब तक कलेक्ट कर चुके हैं? मैंने ऐसा बोलो तो मैं जो भी कमाता हूँ ना, उसका 80% आर्ट में डाल दिया मैंने। आर्टिफैक्ट हो या पेंटिंग हो, कुछ भी हो, ग्रेट मास्टर्स। हाँ। तो मुझे ऐसा था कि जब कभी मेरा घर बनेगा तो एक बंगाल स्कूल होना चाहिए और गुजरात स्कूल होना चाहिए। दो दीवार पे ऐसे एक बंगाल स्कूल लगाऊंगा और एक गुजरात स्कूल लगाऊंगा। तो ऐसा मेरा सोच था। तो उसके लिए धीरे धीरे कलेक्ट करता रहा। जब मैं अहमदाबाद में आया था तो पहला काम मैंने KR यादव सर का किया था। तो वो KR यादव सर का पहला पेंटिंग में जब खरीदने के लिए जाता था तो मैं काफ़ी सारी जगह पे गया। काफ़ी सारी जगह पे जाने के बाद काफ़ी आर्टिस्ट मेरे को बोलते थे इसका तो 3 लाख रुपया है, इसका तो 2 लाख रुपया है, कोई बोले इसका तो 50,000 रुपया है। लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था। तो एक दिन मैं और मेरे पिताजी मेरे बाइक पे ऐसे जा रहे थे और कबाड़ खाने में मैंने देखा यार ये तो पेंटिंग बहुत ही अच्छा है। तो पेंटिंग देखा तो नीचे देखा तो KR यादव साहब, उनका मेरे को जो लाइफ स्टडी है, जो पोर्ट्रेट बनाने का स्टाइल है, वो मेरे को बहुत पसंद था। तो मैंने सोचा था ये तो उसके, और वो बंदे के ऐसे बात भी ऐसे सुने थे मैंने जगह जगह पे। तो वो बंदा तो मेरे को एकदम औलिया लगा। मैंने बोला ऐसे बंदे हैं, इसका तो काम मेरे पास होना चाहिए। तो वो कबाड़ी के वहाँ से मेरे को पेंटिंग मिल गया उनका। अरे वाह। तो उसको बोला भाई कितना, बोले 5,000 रुपया। तो मैंने बोला कुछ कम करना भाई, 5,000 रुपये में बेचना है, लेना हो तो लो वरना जाओ। मैंने पिताजी को बोला यार पैसा है? तो बोले हो जाएगा, तू करना है, तेरे को पसंद है तो। तो पहला सपोर्ट मेरे पिताजी ने किया था वो काम खरीदने के लिए। पहला काम। हाँ वो पहला काम था। तो पिताजी बोले
चल ले लेते हैं। तो हम दोनों घर आए, यहाँ वहाँ देखा तो 5,000 रुपया हो गया। 5,000 रुपया होने के बाद हम उसके वहाँ गए तो वो बोले नहीं, मैं तो अभी 10,000 में ही बेचूंगा। तो मैंने बोला यार 10,000 रुपया तू अभी 5,000 रुपया बोल रहा था। बोला नहीं, एक बंदा आया है वो मेरे को 7,000 रुपया देने के लिए तैयार, लेकिन मेरे को 10,000 में बेचना है। मैंने बोला ले 5,000 रुपया तेरा टोकन, ये पेंटिंग मेरा है, दूसरा 5,000 रुपया देख लेके दे जाऊंगा। 2 दिन के बाद हमने 5,000 और कलेक्ट किए, जुगाड़ किए और जाके उसका वो पेंटिंग लिया KR यादव सर का। तो मेरा पहला पेंटिंग वो था। फिर तो आपने लाइन लगा दी। फिर तो दिमाग में पड़ा था कि ये खरीदना है, वो खरीदना है, ऐसे ऐसे जो लिस्ट बनाया था मैंने। और नए अपकमिंग आर्टिस्ट का भी, वो जो मेरे बड़े भाई है उनको बोलता है इसका कलेक्ट करो, इसका कलेक्ट करो। जो आर्टिस्ट का मैं कलेक्ट करता था उनको बोलता था। और जो मेरे बस के बाहर का था, मेरे बस में कितना होता है 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर धीरे धीरे हिम्मत बढ़ता रहा। और आजकल क्या होता है, फेक पेंटिंग बहुत मिलते हैं। बिल्कुल। तो हमने एक चीज़ डिसाइड कर लिया है, तो अब तो है ना ऑक्शन से या कोई अच्छी गैलरी से खरीदेंगे। तो वो फिर चालू किया हमने। तो कभी कभी ऑक्शन में अच्छे दामों में मिल जाता है। मैंने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट का बहुत कम दामों में लिया है ऑक्शन हाउसेस से, कि जो बिलीव ही नहीं कर सकते, ऐसे प्राइस में खरीदा है। आपने क्या क्या नाम बताया था? सैफरॉन, सैफरॉन है, आस्था गुरु है, काफ़ी सारे दूसरे ऑक्शन बाहर के भी है, उससे भी खरीदा है। लेकिन वो कुछ चीज़ें मैंने मेरे बड़े भाई के लिए खरीदी है, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, उनके भी काम है मेरे पास। और ये वो लहू चख जाने वाला चीज़ है कि एक म्यूजियम बनाना पड़ेगा। ऐसा म्यूजियम तो बहुत बड़ी बात हो गई, इससे तो मेरे से तो बहुत बड़े बड़े, लेकिन एक आर्टिस्ट का जो मेरा आत्मा है जो सोचता है कि ये चीज़ होना चाहिए और अच्छा लगता है। तो मैंने तो काफ़ी बार ऐसा भी किया है कि मेरी बीबी के है ना कुछ ऑर्नामेंट्स भी बेच दिए और पेंटिंग खरीदा है। नहीं, पर ये होता है कि तो एक शौक का बात है और ये किया है मैंने। हर कोई नहीं करता ये। यानी जैसे कि मेरे पास विनोद बिहारी मुखर्जी का पेंटिंग मेरे को लेना है, तो ऐसे सोचता हूँ कि यार विनोद बिहारी सर उनका पेंटिंग मेरे पास हो, तो वो खरीदने के लिए मैंने वो चीज़ किया है। और मेरी बीबी को बोलता भाई देख मैंने ये किया है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन बोले ये सब चीज़ आपके सामने ही है, जो बेचना है बेच दो और लेके आओ, आप खुश रहोगे तो मज़ा आएगा। सही। तो उसने मेरे को बहुत हेल्प किया है। काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट कर धीरे धीरे कलेक्शन में, ऐसे भंगार में भी मेरे को, मैं ज़्यादातर चीज़ें ऐसे कबाड़ियों से बहुत खरीदा है। बर्तन खरीदे हैं, क्या क्या नहीं खरीदा। बुक्स के रद्दी वाले के वहाँ जाके पूरा पूरा दिन बैठे रहने का, बुक्स खरीदी है। पेन वाले के वहाँ चले जाने का, पेन खरीदी है। यूनिक चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो वो सब कलेक्ट किया है मैंने। और वो सेंस वो मेरे बड़े भाई के अंदर भी है, तो उनको भी बोल देता हूँ कि यदि मेरे जेब में नहीं है आप ले लो, दादा आप ले लो, तो वो ले लेते हैं। कभी वो मेरे को कभी नहीं पूछते, आज तक मेरे को नहीं पूछा है कि ये कितने में आया। मैं खाली बोल देता हूँ कि इतना, इसका ये हुआ, पैसा मिल जाएगा। तो एक भरोसा वो होना भी ज़रूरी है। और ऐसे मेरे को बंदे मिले हैं, बड़े भाई मिले, दोस्त मिले, तो ऐसा सब होता रहता है। थैंक यू विजय भाई इस प्रेरणादायक बातचीत के लिए, और उम्मीद है हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। तो हम फिर से एक बातचीत के साथ, लाइव के साथ आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आज्ञा दे, धन्यवाद, जय हिंद।